आफ्टर T20 वर्ल्ड कप एंड पाकिस्तान सुपर लीग, बहुत सारी T20 क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट होने के बाद फाइनली हमें याद आ रहा है हम टेस्ट नेशन भी हैं, क्योंकि टेस्ट का स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है मई में। और एहसन भाई, पाकिस्तान फेस करेगा बांग्लादेश को उनके होम पे। और लास्ट टाइम जब अपने होम पे फेस किया था तो पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचेस आ रहा था। दैट वाज माय डेब्यू सीरीज। तो अभी स्क्वाड पे हम बात करने के लिए बैठे हैं डेफिनेटली। तो अगर हम याद करें पिछले स्क्वाड में, आपको पहले याद है सीरीज कौन सी हुई थी लास्ट वाली टेस्ट? हाँ, साउथ अफ्रीका ना, जो हाँ, पाकिस्तान में आए थे। पाकिस्तान में, हाँ। उस स्क्वाड में है और इस स्क्वाड में डिफरेंस जो है वो 7 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान ने ड्रॉप किए हैं, और 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो डेब्यूटेंट्स ऐड किए हैं स्क्वाड में, और एक प्लेयर मोहम्मद अब्बास जो है उनका कम बैक हो रहा है। सो सबसे पहले मैं उनकी बात करते हैं जो ड्रॉप हुए हैं। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम, कामरान गुलाम एंड रोहेल नज़ीर। कौन सी ऐसी चेंज है जो आपको, जिसने सबसे ज़्यादा शॉक किया, यार ये तो अभी ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, अभी तो उसको टाइम देना था? सो बेसिकली 5 चेंजेस हैं। वो 7 इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान ने एक एक्सटेंडेड स्क्वाड अनाउंस किया था, आपको याद होगा, फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज। Yes. उसके बाद 2 प्लेयर्स को ट्रिम कर दिया था, और फिर जो फाइनल स्क्वाड था उसमें से 5 चेंजेस हैं। हम देखें, ये कहना कि कौन से प्लेयर को अभी परसिस्ट करना चाहिए था या कौन से प्लेयर को नहीं, कि वो बड़ी डिफ़िकल्ट कॉल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो हमें क्लैरिटी कहते हैं ना, कि आपके क्लैरिटी ऑफ प्लान्स, वो एज सच नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि आप देखें, जब आपने लास्ट टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया उसके अंदर यू वांटेड रोहेल नज़ीर टू बी द बैकअप ऑफ मोहम्मद रिजवान। Yes. रोहेल नज़ीर ने एक भी मैच नहीं खेला और उनको ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द स्क्वाड ऑल टुगेदर। इसी तरह जब आपने आसिफ अफरीदी को टीम में लेके आए, आसिफ अफरीदी ने एक रावलपिंडी वाला टेस्ट खेला, डेब्यू किया, 6 विकेट्स लिए इन हिज डेब्यू इनिंग्स। उसके बाद आपने उनको भी ड्रॉप कर दिया। सेम गोज़ विद दी अदर प्लेयर्स, कामरान गुलाम, अबरार अहमद, उनको आपने ड्रॉप कर दिया विदाउट गिविंग अ मैच टू देम। तो अब जो पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स लिए हैं उसके अंदर ये है कि अगेन, अगर आपने ये प्लेयर्स लिए हैं, आपके पास 2 बांग्लादेश के टेस्ट हैं, 2 वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट हैं, 3 इंग्लैंड के टेस्ट हैं। तो क्या आप इनके साथ परसिस्ट करेंगे या नहीं? बिकॉज जो हम अक्सर बात करते हैं कि बहुत तेज़ी से चॉपिंग एंड चेंजिंग होती है, वो नहीं होनी चाहिए। आपके, अगर आप देखें, आपकी जो वैसे ओवरऑल स्क्वाड है या वो जो आपकी टीम है, जो आपको लगता है कि आपकी फर्स्ट प्लेइंग 11 होगी, दैट इज़ प्रिटी मच द सेम। एक ऐसे प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक, जिनकी हमने बात नहीं की अभी तक। अब्दुल्ला शफीक ऐसे प्लेयर हैं जिनको मेरे ख्याल से परसिस्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपने उनको बुलाया टीम के अंदर, एक आपने पूरे 1 साल बाद ही केम बैक इनटू द साइड, ठीक है। और उन्होंने उससे पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ही, मेरे ख्याल से वो जो अक्टूबर में सीरीज़ थी 2024 वाली, वो उन्होंने खेली। उसके बाद ये 25 वाली सीरीज़ अक्टूबर में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेली, और उसके बाद आपने उनको उन्होंने ड्रॉप कर पिछले दिया। 2 साल में 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने एक 50 और एक 100 किया है, और अराउंड कोई 18 to 20 उनकी बैटिंग एवरेज रही है। तो जिसकी वजह से शायद मुझे लगा कि इन बैटिंग स्टैट्स की वजह से उनके साथ नहीं गए। बट यो आपका फेयर पॉइंट मुझे लग रहा है कि अब्दुल्ला शफीक पे हमने इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, इतनी सीरीज़ में उनको कैरी किया है। अब मतलब टाइम है अभी कि हम अब्दुल्ला शफीक के साथ, क्योंकि हम 4 तो टेस्ट मैचेस साल के खेलते हैं। अब देखें, वही बात है, आप 4 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, क्रिकेट आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा, टेस्ट क्रिकेट आप ज़्यादा नहीं खेलते। और अक्सर ये होता है कि जब आपकी एक सीरीज़ के बाद गैप आता है, आप दूसरी सीरीज़ खेलते हो, तो आपकी जो पुरानी परफॉर्मेंसेज होती हैं वो मोर और लेस, जिसे कहते हैं, रिडंडेंट हो गई होती हैं, क्योंकि आपके प्लेयर्स ने उसके बाद इतनी क्रिकेट खेल ली होती है, आपका फर्स्ट क्लास सीज़न भी अक्सर हो गया होता है। जिस तरह आप देखें, पिछला जब साउथ अफ्रीका आया उस वक्त आपका फर्स्ट क्लास सीज़न मेरे ख्याल से हो रहा था। उसके बाद आपने कायदे आज़म ट्रॉफ़ी उस वक्त शायद साइमल्टेनियसली साथ चल रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर एकदम से आपकी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी भी हो गई, और अब ज़ाहिरी बात है, फिर जब आपने अपनी टीम बनानी है तो आप अपने रीसेंट फर्स्ट क्लास स्कोर्स के ऊपर देख के बनाएंगे। तो पाकिस्तान ने, देखें, जो 4 प्लेयर्स ऐड किए हैं, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी प्लेयर शायद डिज़र्विंग नहीं था, ऐसी बात नहीं है। दीज प्लेयर्स वर डिज़र्विंग। बहुत स्कोर रन्स किए हैं। अब्दुल्ला फ़ज़ल जो है वो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल के अंदर उन्होंने 88 और 114 करके अपनी टीम को जितवाया। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी उन्होंने टॉप की। जो गाज़ी गौरी हैं वो उसी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे। अमाद बट जो हैं, उन्होंने 1 साल पहले पीटीवी और सियालकोट को कैप्टन किया है टू कायदे आज़म ट्रॉफ़ी एंड प्रेसिडेंट्स ट्रॉफ़ी विक्ट्रीज़। और उसके बाद जो हमारे चौथे अज़ान अवैस हैं, उन्होंने 2500 से ज़्यादा फ़र्स्ट क्लास स्कोर किया, रन्स किए हुए हैं पिछले 2 सीज़न्स के अंदर। और वो मुझे याद है 2024-25 वाली जो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी थी उसके वो लीडिंग रन स्कोरर थे। और आप देखें, कंपटीशन इतना टफ़ है कि अभी साद बेग
जिन्होंने अभी इस सीज़न के अंदर 1000 रन किए हैं कायदे आज़म ट्रॉफी के, उनकी अभी जगह नहीं बन रही। गाजी गौरी इस वक्त टीम में उनकी बट जगह। इस पे मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गाजी गौरी पे आपने देखा वनडे में जब वो आए तो उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, वहाँ पे उनका इतना कोई डोमेस्टिक का रिकॉर्ड भी नहीं था, बट यहाँ पे उन्होंने भी कोई नियरली 20 उन्होंने कोई 16-17 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले और कोई उनके भी जो है ना 1700-1800 रन हैं 26 मैचेस में। तो अब गाजी गौरी भी मिडल ऑर्डर विकेट कीपर बैटर हैं, अगर पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर का ही विकेट कीपर बैटर चाहिए था तो रोहेल नज़ीर की जैसे आपने पहले बात की, तो रोहेल नज़ीर क्यों ड्रॉप हुए? मतलब व्हाट डू यू थिंक? कि हमने पहले हसीबुल्ला भी एक ऐसे ही बैटर हैं जो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, और उनको भी हमने बगैर खिलाए बाहर निकाली और रोहेल नज़ीर को भी बगैर कोई चांस दिए। मुझे लगता है काफ़ी ऐसे लोग हैं पाकिस्तान टीम में जिन्होंने अभी इतनी क्रिकेट नहीं खेली जितने दौरे रोहेल नज़ीर ने बगैर खेले कर लिए हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना कि हम चॉपिंग एंड चेंजिंग इतनी तेज़ी से करते हैं कि अगेन मुझे इस वक्त आई कांट टेल के रोहेल नज़ीर को क्यों ड्रॉप किया है। उसकी वजह ये है कि कोई उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अगेन हो सकता है जब कैंप लगे कराची के अंदर उस वक्त शायद कोई इसके ऊपर आपको क्लैरिटी पता चल जाए कि अब्दुल्ला शफीक को क्यों ड्रॉप किया, कामरान गुलाम को क्यों ड्रॉप किया। आई थिंक कामरान गुलाम की अभी इस PSL के अंदर थोड़ी सी बैक इंजरी भी हुई है जो रिजवान ने उस दिन मेंशन किया था। सो आई एम नॉट टू श्योर वो कितनी सीरियस और क्या बट कमरान गुलाम एहसन भाई एक स्टोरी रहा है जब पाकिस्तान टीम में है, वो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पे आया, उसने सेंचुरी स्कोर की 6 टेस्ट मैचेसों में टोटल। इज इट इनफ सैंपल साइज के जिसके बाद आप ये डिसाइड कर लो जिसको हमने इतनी हाइप के बाद लेके आए, इतनी बड़ी चेंज बना के लेके आए, नो अब टाइम आ गया कि हम उनके बगैर ही चले जाएं? देखिए ना, उसके अंदर बात बड़ी सिंपल सी है कि वो जिस तरह आपने कहा कि वो बाबर आजम की जगह है, हाँ। ठीक है। अब आप मुझे बताएं जब बाबर आजम टीम में वापस आ जाएंगे तो उनकी जगह कैसे बनेगी? क्योंकि आप देखें बाबर आजम आपके शान मसूद नंबर 3 पे आएंगे, नंबर 4 पे आपके आएंगे बाबर आजम, और फिर नंबर 5, 6 सऊद शकील, सलमान अली आगा, तो फिर उसमें कामरान गुलाम की जगह नहीं बनती। तो वही बात है कि या तो शान मसूद, लेकिन वो टेस्ट कैप्टन है, या तो अगर वो किसी दिन अनअवेलेबल हो, किसी दिन वो टीम का हिस्सा ना बने, उस वक्त आप कामरान गुलाम को ला सकते हैं, या अगर सऊद या सलमान अली आगा वो अगर अवेलेबल ना हो। वरना उसके अलावा जिस तरह पाकिस्तान ने किया कि इंग्लैंड की सीरीज़ में आप कामरान गुलाम को वापस ले आए, और फिर उसके बाद जब आप साउथ अफ्रीका गए तो आप बाबर आजम को वापस ले आए उसके बाद, और फिर उसके बाद जब आपका मिडल ऑर्डर के अंदर वो जगह ही नहीं बन रही इस वक्त उनकी कामरान गुलाम की। अच्छा, विद दिस स्क्वाड जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और जिस पे आपको भी ये कन्फ्यूजन है, मुझे भी है, और बहुत सारे लोगों को है कि भाई इतनी ज़्यादा चेंजेस अचानक से क्यों होती हैं, तो इसकी इज़ इट द बिग रीज़न कि भाईजान पहले हेड कोच आपके अज़हर महमूद रहे जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट था, अभी जो हैं वो सरफराज अहमद हेड कोच अनाउंस हो गए हैं, बैटिंग कोच असद शफीक आ गए, बॉलिंग कोच उमर गुल आ गए, तो अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो इस पूरे साइकिल के लिए आए हैं या जस्ट इस सीरीज़ के लिए हैं या सीरीज़ बाई सीरीज़ अनाउंस होते रहेंगे। तो क्या यही वजह है कि हर दफ़ा जब कोई हेड कोच नहीं आता है तो वो फिर अपना स्क्वाड लेके आता है? नहीं, ये तो देखें, ये तो डेफिनेटली ये होता है कि जब भी कोई हेड कोच हो या कोई आपकी सिलेक्शन के अंदर चेंज हो या इवन कैप्टन के चेंज हो, तो वो अपनी टीम खिलाना चाहता है, और उसके अंदर कोई मेरे ख्याल से इतनी बुरी बात भी नहीं है, अपने रिजल्ट देने हैं। हाँ, क्योंकि जो उसको कंफर्टेबल लगता है, जो उसको लगता है कि उसकी क्या कहना चाहिए, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो स्किल सेट ऑफ प्लेयर्स उसको चाहिए, जिस जो ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करना चाह रहा है वो उन प्लेयर्स को लेके आएगा। तो ये तो है कि जब आप इतनी ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग करेंगे तो आपके बैकरूम स्टाफ के अंदर या अपनी सिलेक्शन कमेटी या कैप्टनसी के अंदर, तो वो उसके चेंजेस इस तरह से उसका डोमिनो इफेक्ट आपके नीचे प्लेयर्स के अंदर नज़र आएगा, आपके स्क्वाड में चेंजेस होंगे। तो इसमें तो कोई ऐसी दो राय है ही नहीं। लेकिन देन अगेन जो आपकी जिस तरह आपने बड़ी ये अहम बात की है कि अब क्या ये बैकरूम स्टाफ आया जिसके अंदर सरफराज अहमद हेड कोच हैं, असद शफीक की ये बहुत इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट है राइट अवे, टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनको टेस्ट टीम का बैटिंग कोच लगा दिया उन्होंने। इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई की हो कोचिंग उन्होंने किसी भी लेवल के सिलेक्टर रहे हैं वो वुमेंस टीम के भी सिलेक्टर हैं, इस वक्त वो मेंस टीम के भी सिलेक्टर हैं, वो कराची का जो हाई परफॉर्मेंस हनीफ मोहम्मद सेंटर है उसके भी वो डायरेक्टर या हेड हैं, और अब वो बैटिंग कोच हैं। अच्छा, उमर गुल जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम्स के साथ पहले काम किया हुआ है, T20 और मेरे ख्याल से ODI के अंदर भी उन्होंने वहाँ पे काम किया, तो वो इस वक्त अब टेस्ट टीम के साथ आ गए।
तो क्या अब ये पूरी साइकिल तक परसिस्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अभी सिर्फ दूसरी सीरीज़ है और पाकिस्तान की साइकिल मेरे ख्याल से मार्च में जाके ख़त्म होगी नेक्स्ट ईयर। तो अगर तो आप इनको पूरी साइकिल के लिए रखते हैं, एटलीस्ट पूरी साइकिल के लिए रखते हैं, देन इट मेक सेंस। क्योंकि लेकिन अगर अभी बहुत आसान है ना, आपके उसी में ऐड कर देता हूँ सवाल को कि अभी बहुत आसान है, एक ही मैनेजमेंट है, उनके पास पूरा फेयर रन है, वो जिस तरह मर्जी अपनी जो है एक टेन्योर के लिए परमानेंट हेड कोच ला सकते हैं। जैसे माइक हैसन को 2027 तक रखा हुआ है वर्ल्ड कप तक, तो यहाँ पे टेस्ट में भी आप अनाउंस कर दें, बेशक सरफराज को ही करते हैं, बट एटलीस्ट एक क्लैरिटी आ जाए कप्तान के पास, टीम के पास, कोच के पास कि हम कब तक क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी आगे पीछे बात हुई है, इंटरनली क्लैरिटी है इस अच्छा। हवाले से कि सरफराज अहमद कब तक कंटिन्यू करेंगे। अच्छा। इस चीज़ की क्लैरिटी है, लेकिन अब वो अनाउंस नहीं किया गया, ये है। क्योंकि मेरे ख्याल से सिर्फ एक ये सबसे बड़ी बात थी कि जब आप कोई बाहर से जो पीसीबी के सिस्टम के अंदर नहीं हेड कोच होता, या कोई जो भी क्या कहना चाहिए हेड कोच या कोई भी इंडिविजुअल नहीं पार्ट होता, तो जब आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना होता है, आप उसको एक ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं, देन यू अनाउंस इट। यहाँ पे मुझे ये लगता है क्योंकि सरफराज वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप, वो आपकी रिसेंटली एक तो सबसे पहले वो मेंटोर से शुरू हुआ। वो एक टीम के मेंटोर थे चैंपियंस कप के अंदर, मेरे ख्याल से वो डॉल्फिन्स के वो थे। उसके अभी पाकिस्तान अंडर 19 में भी फिर वो पाकिस्तान अंडर 19 के आ गए, फिर वो उन्होंने मेंटोर की वहाँ पे और कोच थे, फिर वो पाकिस्तान शाहीन्स के लिए मेंटोर और कोच थे। तो उनको अभी एक असाइनमेंट ये दे दी गई, और ऑफ कोर्स हमने, आपको पता है, कोई 1.5 महीना 2 महीना पहले हमने ये बात कह भी दी थी कि पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि इनको ही टेस्ट का हेड कोच बनाना है जब लास्ट कोच का टेन्योर ख़त्म हुआ। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है कि इंटरनली क्लैरिटी है कि सरफराज अहमद को और इस बैकरूम स्टाफ को कितना लंबा रन देना है, और वो, लेकिन वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, विच आई थिंक शुड बी अनाउंस्ड, ताकि एक दफ़ा जो सारी एम्बिग्विटी है अराउंड दी अपॉइंटमेंट, आगे क्या होगा, उस सब के आगे सर्टेनिटी आ जाए कि ठीक है, ये साइकिल जो है कम से कम ये ही टीम मैनेजमेंट और यही कैप्टन जो है उसके साथ परसिस्ट करेंगे। क्योंकि मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है, और मैं देखता हूँ ये बाकी दुनिया के साथ नहीं होता, कि हमारी जो भी सीरीज़ होती है, बेशक वो वाइट बॉल सीरीज़ है या टेस्ट सीरीज़ है, उसमें एक हमेशा लाइन होती है कि दिस पर्सन विल कंटिन्यू टू कैप्टन द टीम। शान मसूद विल कंटिन्यू, मैं भी बहुत हैरान ठीक हुआ है। देख के। सलमान अली आगा विल कंटिन्यू टू कैप्टन द टीम। शाहीन अफरीदी विल कंटिन्यू। मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में मुझे कहीं नज़र नहीं आती कि आप सीरीज़ बाय सीरीज़ वो किए जा रहे हैं कि ये कंटिन्यू करेगा। आप एक दफ़ा कैप्टन आपने अनाउंस कर दिया है, ही इज़ द कैप्टन, इसमें कि जी वो कंटिन्यू करेगा, दैट मेरे ख्याल से इट जो आपकी इसकी ऑप्टिक्स हैं, इट शोज़ के कि वो सर्टेनिटी नहीं है, थोड़ी सी अभी भी जिसे कहते हैं डाउट। आपको तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, 2023 से पहले, वर्ल्ड कप से पहले आप तो मीडिया टीम का हिस्सा थे ना, तो उस वक्त तो जो बोर्ड था वो भी ये अनाउंस करते थे। हाँ, मतलब कि जब इससे पहले वाला दौर था, जो अभी क्रिकेट बोर्ड है, इससे पहले वाला जो बोर्ड था, वो ये अनाउंस करते थे कि बाबर आजम की जब बात हुई थी T20 वनडे वर्ल्ड कप से पहले कि वो कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे ये बात होती थी कि हम अगली सीरीज में देखेंगे। फिर एशिया कप में जाके कंफर्म हुआ था कि वो वर्ल्ड कप तक अब कोच लेकिन रहे। उस वक्त अबू बकर ये था कि आपको याद होगा कि मैनेजमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही थी। हाँ, 6 महीने पहले कोई और हेड वो था, चेयरपर्सन था, 6 महीने बाद कोई और था, फिर बीच में 2 महीने कुछ और हो जाता था। हाँ। वो ये थी। लेकिन जब आप देखें, जब वसीम खान एंड एहसान मानी का टेन्योर था, उस वक्त आपको कंसिस्टेंसी नज़र आई। जब रमीज़ राजा है, उस वक्त आपको कंसिस्टेंसी नज़र आई। फिर वो बाद में तो जो कुछ हुआ वो तो एक बिल्कुल ही केओस था जो बात। तो अब क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है नाउ, इट इज़ आई थिंक 2 years old नाउ, क्योंकि February 24 में उन्होंने चार्ज लिया था, 2 साल से ऊपर हो गए। तो अब इनके फैसले जो हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए कि अगर शान मसूद को हमने कैप्टन लगाया है, या शाहीन को कैप्टन लगाया है, या सलमान अली आगा को कैप्टनसी की हमने जिम्मेदारियां दी हैं, देन दे आर ओवर कैप्टन्स। वो अब आप उसका टेन्योर अनाउंस कर देंगे। और हमेशा यही होता है, वर्ल्ड कप साइकिल्स के लिए कैप्टन्स अनाउंस होते हैं कि शाहीन जो हैं वो 2027 T20 वर्ल्ड कप तक हैं, वनडे वर्ल्ड कप तक हैं। अगर आपने सलमान अली आगा को कंटिन्यू करना है तो वो जो 2028 में आई सपोज नेक्स्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप है, वहाँ तक है। और जो शान मसूद हैं वो आपकी इस साइकिल के टेस्ट कैप्टन है। एंड फिर उसके बाद आप बाकी चीज़ें करें। उसके अंदर एक दफ़ा आपने क्लैरिटी दे दी कि हमारी जो
कमान है जो टीम की या जो लीडरशिप है वो यहाँ एग्जिस्ट करती है एंड दैट्स इट। अच्छा, एक थोड़ा शरीफाना सवाल है, मासूमाना नहीं शरीफाना, वो ये है कि जितनी रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट मैंने देखी है जिसमें मिसबाह उल हक भी कैप्टन रहे, उसके बाद सरफराज आए, तो वो एक टीम जो टेस्ट मैच जीती थी उसके बाद सरफराज को वो टीम मिली, तो बिल्कुल 180 डिग्री के रिजल्ट हमें मिले। उतने अच्छे रिजल्ट एज अ कैप्टन सरफराज नहीं जनरेट कर पाए जो उन्होंने वाइट बॉल में इवन खुद भी कर लिए। डू यू थिंक के मतलब वो बेस्ट चॉइस थे इस पोजीशन के लिए? एंड उसके साथ फॉर्मर प्लेयर्स का मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन में और सोशल मीडिया पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सरफराज उतना कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस, उतना क्या बिल्कुल भी कोचिंग का एक्सपीरियंस लेके तो पाकिस्तान टीम के टेस्ट हेड कोच नहीं बन रहे। सो व्हाट्स योर से ऑन दिस? अच्छा, सरफराज की जो कैप्टनसी थी वो मेरे ख्याल से जब मिसबाह उल हक ने रिटायरमेंट ली थी उसके बाद शुरू हुई थी टेस्ट के अंदर 2017 के 17, और मेरे ख्याल से वो 2019 तक रहे होंगे कैप्टन। अच्छा, इसके अंदर आप देखें जो सबसे बड़ा पाकिस्तान टीम का इशू था वो ये था कि यूनुस खान और मिसबाह उल हक वो जा चुके थे, तो आपकी टीम को सबसे बड़ा धचका वहाँ पे लगा, और जो अजहर अली और असद शफीक से एक्सपेक्टेशंस थी कि वो स्टेप अप करेंगे मिसबाह और यूनुस खान के रोल में, वो नहीं हो सका। तो एक तो नंबर 1 ये बहुत बड़ा फैक्टर था आपकी टीम के लिए। फिर आपकी एकदम से फास्ट बॉलिंग, खैर मिसबाह के टाइम में भी आपके फास्ट बॉलिंग स्टॉक्स इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थे क्योंकि हमारी सारी गेम ही वो स्पिन के अराउंड रिवॉल्व करती थी जब यूएई में खेलते थे, तो आपके वो भी थोड़े से स्टॉक्स डिप्लीट होना शुरू हुए। यासिर शाह थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू किया। तो जो सरफराज की टेस्ट कैप्टनसी थी उसके अंदर सिर्फ उनकी क्या नाम है उनकी टैक्टिकल माइंडसेट या उनकी स्ट्रैटेजी तक वो महदूद नहीं थी, उसके अंदर जो रिसोर्सेज थे वो भी ज़रा डिप्लीट होना शुरू हो गए थे उनके पास। लेकिन जो सरफराज की कैप्टनसी है, ज़ाहिर बात है जो एक वो क्योंकि एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अंडर 19 में कैप्टनसी की हुई है, जिन्होंने अपने थ्रू आउट क्लब के लिए कैप्टनसी की हुई है, पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कैप्टनसी की हुई है। बड़े कम आपके पास प्लेयर्स आए हैं रिसेंटली जो एक्चुअल कैप्टन्स थे, जिसमें से मिसबाह उल हक भी एक थे, क्योंकि पाकिस्तान क्या में तो जो आपकी क्रिकेट की कैप्टनसी है वो हर कोई नहीं कर सकता। कैप्टन्स आपको डेवलप करने होते हैं, इस वजह से आप देखें बाज़ औक़ात क्लब क्रिकेट के अंदर आपकी डोमेस्टिक साइट्स के अंदर जो आपके कैप्टन्स वहाँ पे ग्रूम होके आते हैं तभी वो इंटरनेशनली भी अच्छी कैप्टनसी कर पाते हैं। तो सरफराज वाज वन ऑफ देम जिनकी ग्रूमिंग ही अलॉन्ग विद बीइंग अ प्लेयर एज अ कैप्टन भी बहुत अच्छी हुई थी। सो क्या उनका वो जो रिकॉर्ड है, जिस तरह आपने कहा कि वाइट बॉल के अंदर तो उनका बेहतर रिकॉर्ड था, टेस्ट के अंदर नहीं था, लेकिन जो उनका कैप्टनसी वाला माइंड था और जो आउटलुक था टूवर्ड्स द गेम, क्या वो कोचिंग रोल के अंदर ट्रांसलेट कर पाएगा? दैट इज़ समथिंग जो कि हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। और मेरे ख्याल से अगली जो 3 कंसेक्यूटिव सीरीज़ आ रही हैं वो तीनों बड़ी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हैं, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ एंड देन इंग्लैंड। अगर तीनों में वो हेड कोच होते हैं, अगर तो वो तीनों में होते हैं, जो कि मुझे लगता है तो वो होंगे ही होंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक सैम्पल साइज मिल जाएगा कि क्या वो एज अ कोच वो अपनी टीम को कितना बेहतर चला रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके साथ शान मसूद हैं। शान मसूद इज़ वंस अगेन वो बड़े समझदार एंड ही इज़ अ थिंकिंग क्रिकेटर, बिल्कुल बड़े वो जैसे टेक्निकली एस्ट्यूट प्लेयर हैं। सैफी के साथ तो खेले भी हुए हैं, बिल्कुल वो खेले हुए हैं, तो उनकी आपस में फिर जो केमिस्ट्री है वो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दोनों का, कैप्टन और कोच का एक अच्छा जैसे कहते हैं वो पेयर तो बनता नज़र आ रहा है, लेकिन क्या उस वो डिड ट्रांसलेट इनटू ऑन फील्ड रिजल्ट्स, ये हमें वक्त के साथ पता चलेगा। जहाँ तक आपने बात की कि जी वो ये बातें हो रही हैं वो बातें हो रही हैं, वो तो हर एक के बारे में ही बातें होती हैं। जब वो क्या नाम है माइक हैसन आए थे उनके बारे में भी बातें हुई थी, ये जो वो इंडिया के जो कोच थे साउथ अफ्रीकन, फिर उसके बाद पाकिस्तान क्या नाम था, गैरी कर्स्टन, उनके बारे में भी बातें हुई, जैसन गिलस्पी। वो तो ऐसी है कि आप किसी भी टीम को सेलेक्ट करो, प्लेयर्स के ऊपर भी बातें होती हैं, आप किसी को अपॉइंट करो एज हेड कोच उस पर भी बातें होती हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज ले उसके ऊपर भी बातें होती हैं। तो वो बातों का मेरा नहीं ख्याल हमें ज़्यादा वजन देना चाहिए उन चीज़ों को। लेकिन मुझे ये चीज़ें देख के ना शान मसूद से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। भला कैसे कि ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, जब शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में अपॉइंट हुए कप्तान, तो तब ये कहा जा रहा था कि रिजवान कैप्टन बनने जा रहे थे, बट उन्होंने कहा कि या तो मुझे सारी कप्तानियाँ दो तो या फिर टेस्ट भी नहीं दो, एज फार एज जो मैंने सुना खबरों में। अब उसके बाद शान मसूद इस तरह कैप्टन बनते हैं, देन ऑस्ट्रेलिया की आपकी अच्छी सीरीज़ गुजरी, बेशक आप नहीं जीते, आफ्टर दैट अभी तक वो पाकिस्तान टीम के 2-3 साल से टेस्ट कैप्टन है। फिर उन्होंने काम किस किस के साथ किया? गैरी तो नहीं थे, गिलिस्पी के साथ उन्होंने काम किया, अजू भाई के साथ, आकिब के साथ, अभी सैफी उनके हेड कोच होंगे। और फिर उस दौरान पाकिस्तान टेस्ट टीम में बड़ी बड़ी चेंजेस भी हुई, जैसे बाबर को ड्रॉप करना है। मैं उस सीरीज़ में
उधर था तो शान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, ही वाज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, के वो बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहते थे, वो हर जगह पे आके उनको डिफेंड करते थे। एंड अभी अगर मैं उनके दूसरे फॉर्मेट्स की बात करूँ तो शान मसूद ने एज अ पर्सनैलिटी उनकी बात कर रहा हूँ कि उनसे एक मोटिवेशन मिलती है। 2022 में वो लीडिंग रन स्कोरर थे T20 में, अभी PSL में उनका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है आज के दिन तक। तो मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक ऐसा माइंड जो कि एट द सेम टाइम जो है ना वो मैनेजमेंट में भी है, उसके साथ साथ वो एज अ प्लेयर अपने आप को किस तरह लेके चलता है। तो लेट्स सी कि उनका सैफी के साथ कैसा जोड़ बनता है। बट थोड़ी सा लास्ट क्वेश्चन मेरा स्क्वाड के ऊपर वो ये कि इस टेस्ट स्क्वाड में मुझे ये नज़र आ रहा है स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर्स पे काफ़ी रिलाई किया है। इज इट द रीज़न कि इस टाइम बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग काफ़ी तगड़ी है एंड नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, ये लोग जैसे हमने देखा PSL में जिस तरह इन्होंने बाउंस एंड पेस इन पिचेस से जनरेट किया, स्पेशली नाहिद राना, और उसने पिंडी में भी पाकिस्तान को टेस्ट में स्ट्रगल पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट किया था। तो यही पाकिस्तान को लगता है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स के लिए पिचेस साजगार होंगी तो हम भी उसी जो है वो उसी चीज़ पे जाएं कि हम भी उस वैसे ही रिसोर्सेज। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया। उसके अंदर आप बांग्लादेश का तास्किन अहमद भी डाल लें। हाँ। और बांग्लादेश का अभी कोई जब समझ लें कोई 1.5 महीना पहले या महीना पहले ये चीज़ रिपोर्ट भी हुई थी बांग्लादेश से ही कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि वो थोड़ी सी सीम फ्रेंडली विकेट्स बनाए, बिकॉज दे आर वेरी, एक तो उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं तनकीद भी बड़ी होती है। माइक हसन ने बड़ा कहा है कि उनको बहुत ही फास्ट। हाँ वो तो खैर, वो तो माइक हसन दैट वाज यू नो वो एक मेरे ख्याल से वो जो उन्होंने बात की थी वो तो उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। ये इस तरह नहीं होता कि जी आप किसी के मुल्क जाके उन्होंने जिस तरह की पिचेस रोल आउट किया आप खेलो, इफ़ यू डिड नॉट विन आप उसके अंदर एक्सेप्ट करो अपनी डिफीट, यू कांट बी ब्लेमिंग द पिचेस। आप जिस तरह अपनी टेस्ट क्रिकेट के लिए आपने यहाँ पे इंग्लैंड को जिस तरह से मुल्तान के अंदर एक यूज पिच के ऊपर फिर खिला दिया, तो अगर वो उसके ऊपर कुछ हल्का सा भी क्रिटिसाइज करता है तो आपको वो बड़ा बुरा लगना था। तो ये तो वो उनकी बात बड़ी अजीब थी। लेकिन कमिंग बैक टू इस सीरीज़ में यहाँ पे उनको, क्योंकि जिस तरह उन्होंने रावलपिंडी के अंदर जो पाकिस्तान की सीम फ्रेंडली विकेट्स थी, हाँ। उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को हराया हुआ था इस वजह, और उन्होंने देखा है कि उनके जो फास्ट बॉलिंग स्टॉक्स हैं उनमें भी थोड़ी सी डेप्थ आई है, तो इस वजह से वो रिपोर्ट हुआ था कि शायद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सीम फ्रेंडली विकेट्स बनाएगा। और पाकिस्तान ने भी यही फिर कहा कि ठीक है, हमारे पास दो जो हमारे स्पिनर्स हैं, जो हमारे तगड़े स्पिनर्स हैं साजिद एंड नुमान, उनको तो हम लेके जाएंगे, साथ सलमान अली आगा उनको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन हम अपने फास्ट बॉलिंग स्टॉक्स को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जिसके अंदर मोहम्मद अब्बास जो एक लाइन लेंथ बॉलर हैं उनको डाला है, शाहीन और हसन अली वो ऐसे बॉलर्स हैं जो अटैक करके दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि एक विकेट जो है वो बहुत सीम फ्रेंडली है और आपने अपना बैलेंस और थोड़ा सा टिल्ट करना है टूवर्ड्स द फास्ट बॉलिंग, तो आप अमाद बट को नंबर 7 पे खिला के वो एक आप और टिल्ट लेके जा सकते हो वहाँ पे फास्ट बॉलिंग की तरफ। तो आपने बिल्कुल यू पॉइंटेड आउट करेक्टली कि जो पाकिस्तान ने ज़्यादा इस वक्त फास्ट बॉलिंग को डेप्थ डाली है 16 मैन स्क्वाड के अंदर, उसके अंदर शायद यही वजह है। चलें जी, इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं विद दिस नोट के ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं बाबर, रिजवान, शान, आगा, पाकिस्तान के अगर पिछले बाकी फॉर्मेट्स को भी देखें तो वनडे के अंदर इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, लोगों ने बड़ा एक्सपेक्ट किया था। T20 का 2026 का वर्ल्ड कप भी हमारा स्ट्राइक रेट के अराउंड ही घूमता रहा, बट अभी वो अल्टीमेट फॉर्मेट है जहाँ पे आपके सामने अपोजिशन भी तगड़ी नहीं है और आपको WTC फाइनल की भी एक मोटिवेशन ज़रूर है और आपके सामने वो गोल ज़रूर है। सो आप इन प्लेयर्स पे आइए, अपने आप को किस तरह से प्रूव करते हैं एंड एटलीस्ट किसी एक फॉर्मेट में तो ये साबित करें एंड अगेंस्ट दिस अपोजिशन एटलीस्ट कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है ना तो टैलेंट की कमी है और ना ही क्रिकेटर्स में स्किल की कमी है। सो कुछ खुशियाँ क्रिकेट फैंस को भी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।